मैट्राइज पढ़ेंगे, कल आने वाली क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, आज जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं। नहीं पढ़ना है क्या करंट अफेयर्स? कोई ऐसा जिसका मन ना हो करंट अफेयर्स पढ़ने का? बोले क्लास पहले करवा दो। चलो देखते हैं, चालू हो गया होगा। इसमें तो नहीं दिखा रहा है, पर हो गया होगा ऐसा मान लिया जाए। हाँ, क्या खोलने वाले थे अपन? कितने पेजेस दिख रहे हैं? 12 पेज है ना? मतलब 12 करंट अफेयर्स हैं इस वीक में। अच्छी बात यह है कि लास्ट में आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना, यदि अभी पढ़े हुए होगे तो। ठीक है, अभी जो ये वीक चल रहा है, इसी वीक का करंट अफेयर्स है, मोस्टली 18 से 24 तक। हाँ, इसके पहले के भी करंट अफेयर्स करवा दूंगा। ठीक है, बीच में समय लेके अपन वो भी कर लेंगे, ताकि आपको ऐसा ना रहे कि हम कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो अभी 6 महीने 7 महीने जो भी बीता हुआ है, उसके जो मेन मेन करंट अफेयर्स होंगे, मतलब लास्ट फरवरी में एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके बाद से जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो CGPSC लेता है वहाँ से। लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत कम ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको करंट अफेयर्स में शामिल करता है। तो हमको बहुत कम पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरी एक ग्रंथ बना लिए कि अलग से करंट अफेयर्स की, और फिर वही नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये स्थिति से बचने के लिए ये किया जा रहा है कि आपको क्लास में ही बता दें कि करंट अफेयर्स बनता कैसे है और किस किस चीज़ में ध्यान देना है। मैं बोल रहा हूँ अभी जो वीकली पढ़ रहे हैं ये भी आपके लिए ज़्यादा है। ठीक है, जो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, चालू नहीं हुआ है क्या? ब्रेक हो गया शायद, देखो अभी तक अपकमिंग दिखा रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि यदि वीकली भी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा है ये, है ना। ये मान के चलना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पर ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यदि आप कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, जैसे व्यापम कोई टारगेट कर रहा होगा, नहीं भी कर रहा होगा तो दिलाने तो जाते हैं ना। तो वहाँ पे 3 महीने के करंट अफेयर्स पूछता है, तो 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना, जो आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ती, तो उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको फिर छोटे छोटे फैक्ट भी कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसी सप्ताह या आने वाले कुछ सप्ताह में वो घटना घटी हो और उससे वो करंट अफेयर्स बनाया हो, तो वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ काम आएगी जो अपन पर वीक पे पढ़ रहे हैं। बात समझ आई? और जो मैं आपको ईयरली बोल रहा हूँ या 6 मंथ का करंट अफेयर्स बोल रहा हूँ, उसमें बहुत कम चीज़ें होंगी। सारी चीज़ों को मैं आपको निकाल के बता के कि क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है और क्यों है, वो चीज़ मैं करके दे दूँगा। ठीक है, चालू करें, देखते हैं। पहला आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो है सुगम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, सुगम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। सुगम एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया है? तो 20 जून 2024 को। ठीक है, एप्लीकेशन का क्या नाम है? सुगम। आपसे पूछा जाए सुगम एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया, तो 20 जून 2024 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारे फिनांस मिनिस्टर हैं OP चौधरी, वित्त मंत्री, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, क्या काम करेगा ये, तो इस एप्लीकेशन के बारे में जान लेते हैं। यदि कोई भी, जैसे आप रजिस्ट्री कराने जाते हो, रजिस्ट्री पता है सबको क्या होती है ना, ज़मीन को अपने नाम में कराने का एक प्रोसेस होता है ना। वो प्रोसेस अभी तक ऑफलाइन थी और मौजूदा स्थिति कई बार क्या होता था कि जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, मेरे को पता ही नहीं है, आप बिचौलिए हो, दलाल हो, जो कि क्या करता है, ज़मीन बेचवाता है ना। आपको पता था कि ये अभी जो व्यक्ति जिसकी ज़मीन है वो इस संदर्भ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो अपने घर पे है, तो मैंने उसे किसी और की ज़मीन बताकर क्या कर दिया, सारा फर्जी तरीके से बेचवा दिया, है ना। और वो पता नहीं चल पाया, क्यों नहीं? क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी, आप चेक तो कर नहीं सकते थे। चेक करने के लिए जो मालिक है वही अपनी ज़मीन चेक कर सकता है ना, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम देख सकते हो, वो भी तब जब वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है वो ज़मीन,
जो आप नक्शा और खसरा निकालते हो उस तरीके से, है ना। वो उस स्थिति में, पर कई लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के बेच दिया करते थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है पूरा, उसको क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया। तो अब आप जो सुगम एप्लीकेशन देखेंगे, यदि इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो भी स्थल, जो भी संपत्ति स्थल आप लेने वाले हो उसकी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और उसका 3 साइड से आपको फ़ोटो मिल जाएगा। 3 डायमेंशन वाला जो 3D जैसा फ़ोटो होता है वो 3 साइड से दिखेगा वो आपको लैंड, ठीक है। इस सुगम ऐप में ही दिखेगा और उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड आपको बता देगा कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो आप एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाओगे उसको कि वो कहाँ पर है। इसके अलावा जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, है ना। किसके नाम पर ज़मीन है, कौन बेचा है, कब खरीदा है, ऐसे सारी जानकारी। और जो पूरा प्रोसेस है आप घर बैठे कर सकते हो। आप यदि रजिस्ट्री के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हो तो घर से कर सकते हो। गवाहों को यदि ले, अब क्या होता था कि यदि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो उसके लिए आपको गवाहों को लेकर कहाँ जाना पड़ता था, रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ता था, ठीक है। वो भी अब नहीं करना पड़ेगा। आप आधार के माध्यम से ये लिंक्ड होगा और आधार को अपलोड करके इस एप्लीकेशन में आप गवाहों को भी वहीं से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। जो फीस रहेगी वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से ली जाएगी, तो आपको वहाँ जाकर फीस भी जमा नहीं करना है। तो इन सभी सुविधाओं को एक जगह लाने के लिए ये एप्लीकेशन लाया गया है जिसका नाम है सुगम ऐप। याद रहेगा, हाँ, किस काम में आता है। अभी लगातार 2-3 एप्लीकेशन जारी किए गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो इसलिए ये याद रखना कि कोई भी एप्लीकेशन एक दूसरे से मिक्स नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है पूछा सुगम है, आप बता रहे हैं किसी और के बारे में, है ना। तो इसलिए नोट डाउन करते चलना और अच्छे से याद रखना, ठीक। सुगम एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, ज़मीन की रजिस्ट्री से रिलेटेड है, कि ज़मीन के रजिस्ट्री जो भी कराते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या किया गया है, अब ऑनलाइन किया गया। याद रहेगा। तो ये वो तो ऑलरेडी भुइयां ऐप काम कर ही रहा है। उसके लिए आपने यूज़ किया होगा, भुइयां एप्लीकेशन है ना, जो पटवारी लोग यूज़ करते हैं जनरली। उसमें आप सामान्य जानकारी तो मिल ही जाती है, पर अभी तक रजिस्ट्रीकरण ऑनलाइन नहीं हुआ था। जो ये रजिस्ट्रेशन अपन कराते हैं ना ज़मीन का, जो खरीदी और बिक्री करते हैं, ये प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन नहीं हुआ था। इसको पहली बार ऑनलाइन किया जा रहा है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप अब बिना ऑफिस जाए बिना संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकते हो, है ना। स्टाम्प और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट जो भी होंगे, आप स्टाम्प खरीदने अभी भी कहाँ जाते हो, स्टाम्प वेंडर के पास जाते हो, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले सकते हो, है ना। कैशलेस और पेपरलेस हिस्ट्री होगी, आपको पेपर की ज़रूरत नहीं। जो भी आप किए हो, जो 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 हिस्ट्री में आपके है, वो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगा और आपको पैसे देने भी ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा। कैशलेस होगा, मतलब या तो QR कोड दिया जाएगा या जिस तरीके से भी, है ना, नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे से आप क्या कर सकते हो ये। और उसके अलावा जितने भी गवाह हैं उनको भी आपको ऑफिस तक नहीं ले जाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आधार के माध्यम से वो भी वेरीफाई हो जाएंगे, केवल उनका डिजिटल साइन वगैरह लगेगा, ठीक है। ये समझ आएगा क्यों किया गया, समझ आया। क्योंकि टैक्स चोरी और धोखाधड़ी, ये दोनों को ही रोकने के लिए, ठीक है। कई लोगों के में ज़्यादा ज़मीन रहती है, वो बताते नहीं हैं, तो अब ऑनलाइन हो जाएगा तो वो भी पता चल जाएगा। बात समझ आई जनरल। हाँ, उसी लिए ही किया जा रहा है। क्या होता था, जो मीडिएटर होते थे, जो दलाल होते थे, वो किसी ज़मीन को खरीदने और बेचने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में ही सारा काम होना है जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, तो ये रजिस्ट्री कराने के प्रोसेस का ही शुल्क सबसे ज़्यादा हो जाता था, है ना। क्योंकि लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा, आपकी पहचान नहीं है और आपको पता नहीं है कि क्या क्या दस्तावेज उसके लिए लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो आप बता नहीं पाओगे, ले जा नहीं पाओगे। मान लो एक डॉक्यूमेंट भूल गए तो फिर वापस घर जाओगे, फिर वापस लेके आओगे, तो ये प्रोसेस काफ़ी हेक्टिक हो जाता था, लेंदी हो जाता था। इसलिए इसको क्या किया गया है, ऑनलाइन कर दिया। तो अब एक बार आप इसका फॉर्मेट निकाल लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। फॉर्मेट निकालने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार करो, गवाह तैयार करो, और उनके जितनी भी सूचनाएं हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन है, आप अपलोड करो और आपकी रजिस्ट्री घर बैठे हो जाएगी। बात समझ आई क्या।
ये क्लियर होगा। चलें आगे, दूसरा देखें। दूसरा करंट अफेयर से ये भी पोर्टल से संबंधित है। 3 पोर्टल्स जारी किए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ का? विष्णुदेव साय, है ना। इन्होंने 3 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। पहला है ई ऑफिस प्रणाली, ई ऑफिस सिस्टम, दूसरा है स्वागतम पोर्टल और तीसरे का नाम है मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, ये 3 पोर्टल्स जारी किए गए हैं, ठीक है। ये सीएम हाउस वाला है, ये स्वागतम है, ये ई पोर्टल है। कब लॉन्च किया गया? तो 21 अगस्त को किया गया है। ये तीनों पोर्टल को लॉन्च कब किया गया? 21 अगस्त को किया गया है। कौन किया है? विष्णुदेव साय, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये तीनों पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है पोर्टल को लॉन्च करने का? कि छत्तीसगढ़ में एक तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि सारी चीज़ों को हम डिजिटल कर रहे हैं। रीज़न है कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता लाना है, ताकि कहीं पर धोखाधड़ी ना हो सके, ठीक है। तो इसके लिए, और जो जितने भी शासकीय कामकाज हैं उनमें पारदर्शिता रहे, घूसखोरी मत हो। यदि चीज़ें ऑनलाइन आपको दिख रही हैं तो आप तुरंत उससे आरटीआई कॉपी लेकर उसमें दावा आपत्ति कर सकते हो कि इसमें इतना पैसा क्यों लगा, ये काम सही से नहीं हुआ है। मान लो कहीं पर बोल दिया कि बिल्डिंग बना हुआ है और आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देख रहे हो कि वहाँ बिल्डिंग ही नहीं है, तो आप दावा आपत्ति कर सकते हो ना, यदि आपको जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है तो। नहीं तो आप, यदि यही चीज़ ऑफलाइन हो तो सोचिए कि आप पहले जाएंगे, बाबू से पूछेंगे ये काम हुआ है कि नहीं, वो बोल दिया कि नहीं हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं हुआ है ना। तो वो प्रोसेस थोड़ी लेंदी हो जाती है। इसलिए इन सबको इजी करने के लिए, ईज में लाने के लिए क्या किया गया, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ये तीनों ऐप लॉन्च किए गए। तीनों ऐप के अलग अलग काम हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि ई ऑफिस प्रणाली का क्या काम है। तो ई ऑफिस प्रणाली में छत्तीसगढ़ के जितने भी ऑफिस हैं, ठीक है, जितने भी शासकीय कार्यालय होंगे, सभी के डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया जाएगा? ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे। इसकी शुरुआत अभी जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग से की जा रही है, बाद में धीरे धीरे ये बाकी भी डिपार्टमेंट्स में लागू किया जाएगा, ठीक है। अभी केवल सामान्य प्रशासन जो है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें बस ये लागू किया जा रहा है, ये ई ऑफिस प्रणाली। और जैसे ही वहाँ के जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सभी डिपार्टमेंट्स में इसको क्या कर दिया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ आई, ई ऑफिस प्रणाली क्या है। ई ऑफिस प्रणाली में जितने भी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा? ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि पारदर्शिता आएगी कि क्या काम हो रहा है, किस काम में कितना पैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या ग्राउंड लेवल पे वो काम हुआ भी है कि नहीं हुआ। ये सब जानकारी के लिए क्या किया गया है? ये ई प्रणाली को लॉन्च किया गया है। याद रहेगा। दूसरा है आपका स्वागतम पोर्टल। स्वागतम पोर्टल क्या काम करेगा कि जैसे आप मुख्यमंत्री या फिर किसी भी मंत्री से मिलने के लिए जाते हो राजभवन, है ना, तो अभी तक उनका जो भी रिकॉर्ड है वो कहाँ पर रहता था? मंत्रालय में मिलने यदि गए हो आप, तो उनका रिकॉर्ड ऑफलाइन किया जाता था। रिकॉर्ड कि आप गए, आपका नाम लिखेगा, है ना, आपकी जानकारी लिखेगा, आधार नंबर लिखेगा। अब आप रजिस्टर करके जाओगे इस पोर्टल से, स्वागतम पोर्टल से। यदि आपको मंत्रालय जाना है या किसी मंत्री से मिलना है या मुख्यमंत्री से मिलना है, तो आप पहले अपनी डिटेल रजिस्टर करोगे इस पोर्टल पे, स्वागतम पोर्टल पे, ठीक है। इससे 2 चीज़ें होंगी कि एक तो आपके लिए शेड्यूल बना दिया जाएगा कि भाई इतने लोग आने वाले हैं इस दिन में, है ना, तो उनके लिए व्यवस्था बनाने के समय आसानी होगी कि भाई किसी को भोजन देना है, नाश्ता देना है, कहाँ से आएंगे, कैसे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, तो वो सारी तैयारियां करने का मौका मिल जाएगा, है ना। और दूसरा क्या होगा कि कोई भी यदि जा रहा है, वो अनऑथेंटिक पर्सन है, ऐसा कोई है जो संदिग्ध है, तो उसके लिए कार्यवाही करते भी बनेगा, है ना। तो सुरक्षा बढ़ेगी मंत्रालय की। कुल मिला के दोनों चीजें हो गई कि आपकी सुविधा भी बढ़ गई और साथ में मंत्रालय की सुरक्षा भी हो गई। आप क्योंकि स्वागतम पोर्टल में जाओगे तो अपना डिटेल तो भरोगे, साथ में रीज़न भी बताओगे कि आप मंत्रालय क्यों जाना चाहते हो, मुख्यमंत्री से मिल रहे हो तो क्यों मिल रहे हो, है ना। तो सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपको कहाँ जाने दिया जाएगा? मंत्रालय में मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ तक बात समझ आई।
तीसरा जो पोर्टल है मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल है। तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन, तो नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जो भी मुख्यमंत्री कार्यालय के दस्तावेज हैं और वहाँ पर किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, जो भी योजना बन रही है, जो भी नई योजनाएं लॉन्च हो रही है, उन सब की जानकारी, और मुख्यमंत्री द्वारा यदि कोई भी संवाद किया जा रहा है, लोगों से कन्वर्सेशन हो रही है, तो वो सभी चीज़ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, कार्यक्रम, जनहितैषी फैसलों और कामकाज की जानकारी। जैसे कि आप अभी एक बुक पढ़ते हो, जनमन पढ़ते हो, हर महीने आती है, सरकारी बुक है ना, सरकारी पोर्टल पे अपलोड रहती है, ये जनसंपर्क विभाग के पोर्टल से आपको मिल जाएगी। उसी को हम क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, कि वो वैसे भी वो भी रहती है लेकिन वो बुक के फॉर्म में रहती है। यहाँ पर डे आपको मुख्यमंत्री जो जो करेंगे, जैसे कि अभी आप जनसंपर्क विभाग की साइट खोलोगे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री के डेली जो टास्क वो करते हैं वो अपलोड होते जाते हैं, कि आज यहाँ पर गए, ये काम हुआ, इस चीज़ का लोकार्पण हुआ, ये नई योजना लागू हुई, यहाँ से राखी बंधवाए, ऐसे अलग अलग, है ना। तो वही चीज़ अब आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इस मुख्यमंत्री ऑनलाइन पोर्टल पे। बात समझ आई। तो ये 3 पोर्टल्स मुख्यमंत्री ने लॉन्च किए हैं 21 अगस्त को। तो एक ऐप है हमारे पास, सुगम ऐप, और ये 3 पोर्टल्स हैं जो कि लमसम एक ही तारीख पे हैं, वो 20 को, 21 को। याद रहेगा दोनों। आगे देखें, तीसरा करंट अफेयर्स देखते हैं कि जो हमारी जंगल सफारी है नया रायपुर, यहाँ पर तितली टॉक और वॉक शो का आयोजन किया गया था। ये भी 20 अगस्त को किया गया था। कहाँ पर हुआ था, तो नया रायपुर स्थित नंदनवन है, जहाँ पर जंगल सफारी बनाया गया। गए हो कभी? नहीं गए हो? जाना कभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, टॉक और वॉक शो। जनरली ये टॉक और वॉक शो क्या था, तो जितनी भी तितलियाँ हैं उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी स्पीसीज के बारे में जानकारी देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए ये किया गया था। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, विभिन्न प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, जिसमें प्रतिभागियों को तितलियों की पहचान और उनके संरक्षण के व्यवहारिक अनुभव से रूबरू कराया जाएगा। मतलब उसको, उसकी केयर कैसे करनी है ना, उसको संरक्षित करके हम कैसे रख सकते हैं, और कोई तितली किस प्रजाति के, किस स्पीसीज से बिलोंग कर रही है वो, ये सब जानने का मौका मिलेगा जो भी यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बात समझ आया। तो ये जनरली इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो याद रखेंगे नया रायपुर जंगल सफारी में। हाँ, ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, अभी कुछ समय तक रहेगा। यदि आप 6 महीने बाद देखेंगे तो ये रिलेवेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला करंट अफेयर्स है। लेकिन जो दोनों पोर्टल वाला देखे, वो आपके पीएससी परीक्षा तक के आपका साथ रहने वाला है। हो सकता है कि वो पीएससी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है ये कुछ दिन वाला करंट अफेयर्स है, कि अभी यदि आप त्वरित एग्जाम दिलाने वाले, आने वाले समय में जो भी 2-4 एग्जाम होंगे, हो सकता है उसमें ये पूछ ले, तो इसलिए। ठीक है, ये समझ आया कहाँ पर हुआ है, बस ये याद रखना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 17वां दिव्यांग कला मेले का आयोजन किया जा रहा है रायपुर में। रायपुर में आप शंकर नगर गए होंगे, वहाँ पर बीटीआई ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक ये जो मेला है वो आयोजित किया गया है। ये दिव्यांगों के लिए मेला आयोजित किया है। जनरली इसमें होता क्या है कि जितने भी दिव्यांग होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। वो अपने इनोवेटिव आइडिया, जो भी वो व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो उसको वहाँ पर लाके अपने आइडियाज़ रखते हैं, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं। स्टॉल लगाने की छूट होती है, आप अपने क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी स्टॉल वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरली बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, जो बिजनेस किसके द्वारा किया जा सकता है, दिव्यांगों के द्वारा किया जा सकता है, दिव्यांगजनों के द्वारा जो भी किया जा सकता है बिजनेस, ये उसके लिए ये जो मेला है वो आयोजित किया गया है। इसकी खास बात क्या रही, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये समझते हैं। कहाँ पर हुआ, याद रहेगा ना, 17 से 23 तक के हुआ है। अगस्त में हुआ कहाँ पर है, राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, तो दिव्यांग कला मेला एक ऐसी पहल है जो दिव्यांग उद्यमियों, मतलब बिजनेसमैन और कारीगरों, जो भी क्राफ्टमैन हैं, उनको उनकी कला और उद्यम का प्रदर्शन करने के लिए मंच प्रदान करना है। कि भाई आप कुछ बना रहे हो, कोई कला है आप में, है ना, कोई उद्यम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आप शोकेश कर सकते हो उसको, इस मेले में जाके लोगों तक फैला सकते हो, लोगों को बता सकते हो। ठीक है,
ये खास बात क्यों रही, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये लास्ट लाइन में इसमें विशेषता क्या रही। यहाँ पर जो सम्मिलित होने आए थे केंद्रीय मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये दोनों थे। और जब ये यहाँ आए इस कला मंच मतलब मेले में शामिल होने के लिए, तो इन्होंने एक घोषणा की कि रायपुर में दिव्यांग जन पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिव्यांग जन पार्क कहाँ बनने वाला है, किस शहर में बनने वाला है, ठीक है। एक लाइन का करंट अफेयर्स है, ये ज़्यादा दिन रिलेवेंट नहीं रहेगा, लेकिन ये आपके CGPSC परीक्षा तक के रिलेवेंट रहेगा कि दिव्यांगजन पार्क कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये जो मेला है, हो सकता है आने वाली परीक्षाएं में पूछ ले कि भाई कब से कब तक हुआ, कहाँ पर हुआ, लेकिन उसके बाद ये रिलेवेंट नहीं रह जाएगा। लेकिन इसी के ये जो पार्क बनाने की घोषणा कर दी गई है इसमें, ये आपके परीक्षा तक के, क्योंकि पार्क तब तक बना नहीं रहेगा, अभी केवल घोषणा हुई है ना। और इसके लिए जमीन कौन दे रहा है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट दे रहा है। ये पैसा कहाँ से आएगा इसको बनाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, केंद्रीय मंत्री की घोषणा है। और इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए जो हमारे CM हैं, इन्होंने जमीन अलॉट की है कि भाई रायपुर में हम आपको जमीन दिला देंगे, ठीक है। उनका कहना था कि यदि रायपुर में जमीन मिलती है तो हम एक दिव्यांगजन पार्क बनाएंगे, ठीक है। और इसके लिए जमीन कौन दे रहा है, CG स्टेट दे रही है। तो ये अभी बन के तो तैयार नहीं हो जाएगा, कम से कम साल 2 साल का समय लगेगा। तो ये जब तक बनेगा नहीं तब तक ये करंट अफेयर्स में बना रहेगा। बात समझ आ रही, कैसे अपन ये समझ सकते हैं कि कौन सी न्यूज़ हमारे लिए ज़्यादा समय तक प्रभावी रहने वाली है और कौन सी कम समय तक। तो आप सिर्फ ये मत सीखो कि करंट अफेयर्स मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ के चले गए। यदि बाई चांस आप कहीं से भी पढ़ो, अपने से भी बनाना चाहो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि करंट अफेयर्स बनता कैसे है और कौन सी चीज़ कितने दिन तक रिलेवेंट रह सकती है। यदि ये 2 चीज़ आपको समझ आ गई तो आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही, सारा खेल तो इसी का है कि कितना कम पढ़ के जाऊं और कितना ज़्यादा क्वेश्चन बना के आ जाऊं। यदि कोई आपको बोले कि केवल 10 लाइन पढ़नी है और इसमें 8 क्वेश्चन फंस जाएगा, तो वो ज़्यादा आसान है कि मैं बोलूं कि 80 लाइन पढ़नी है और 10 क्वेश्चन फंस जाएगा। हाँ, नहीं मेहनत करना चाहेगा ना आदमी, क्यों 80 लाइन पढ़ेगा जब 8 लाइन में 10 लाइन में काम हो जा रहा है। तो बात समझ आ रही है। तो ये टेक्निक है, वो सीखना पड़ेगा आपको कि वो कैसे कम आप कर सकते हो। तो वही तरीका बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स बनता कैसे। रोज बहुत सारी न्यूज़ आती है, सब हमारे काम की नहीं होती है। तो आपको ये भी सीखने मिल जाएगा कि हमारे काम की न्यूज़ क्या है। जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, इस न्यूज़ से रिलेट करके आप ये भी समझ पाओगे कि कौन सी न्यूज़ हमारे परीक्षा के लिए काम की हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तो ये चीज़ सीखना है आप, है ना। यदि मैं कल करंट पढ़ाऊँ चाहे मत पढ़ाऊँ, या आप किसी और संस्थान में पढ़ रहे हो या जो ऑनलाइन भी देखेंगे उनके लिए भी ये सीखने का मौका है कि भाई करंट अफेयर्स बनता कैसे। आप इसी पैटर्न में नेशनल करंट अफेयर्स बना सकते हो, क्योंकि आप जनरली देखोगे नेशनल करंट अफेयर्स UPSC वालों के लिए अलग बनते हैं, CGPSC वालों के लिए अलग बनते हैं। तो हमको तो टू द पॉइंट पढ़ना है क्योंकि हम CGPSC के लिए पढ़ रहे हैं। तो वो सीखने का मौका है आपके पास कि आप कैसे बना सकते हो। ये याद रहेगा। दिव्यांगजन मेला हुआ, दिव्य कला मेला सॉरी, है ना। और इसमें दिव्यांगजन पार्क बनाने की घोषणा की गई है, जो कि कहाँ पर बनने वाला है, रायपुर में बनने वाला है, ठीक है। कौन घोषणा किया, तो वीरेंद्र कुमार के। कौन सा डिपार्टमेंट है इनके पास, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, ठीक है। चलें आगे। अगला जो है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 है। ये हमारे लिए जरूरी इसलिए हुआ क्योंकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये जो पुरस्कार है वो भूवैज्ञानिकों को विभिन्न क्षेत्र में असाधारण जो उनकी उपलब्धि है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों और उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यक्ति और टीम को सम्मानित, दोनों को कर सकते हैं। वो टीम भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति को मिला है जो कि व्यक्तिगत तौर पे उसके काम के लिए मिला है, ठीक है। इसमें ये जनरली जो खनन मंत्रालय है ना, हर साल ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है, 3 अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है। पहली कैटेगरी है जीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। हाँ, एक जनरल वाला होता है जिनको लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जा रहा है, जो अभी काम कर ही रहे हैं। लाइफ टाइम वाले वो होंगे जो अपना
करियर पूरा कर चुके हैं और उसके बाद उनको मिल रहा है। एक होंगे जो कि मीडियोकर होंगे, मतलब अभी वो कंप्लीट भी नहीं किए हैं और शुरू भी नहीं किए हैं, है ना, मतलब बीच वाले फेज पे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, हो सकता है 10 साल बीत गया हो, 15 साल बीत गया हो, जो भी, तो उनको क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। और कुछ होंगे जो फ्रेशर होंगे, बिल्कुल अभी 35 साल से कम के होंगे, है ना, तो उनको क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार, जो यंग लोग होंगे, है ना। 3 कैटेगरी है, एक जो है वो 60 प्लस हो चुके हैं, 62 प्लस हो चुके हैं, जिनका रिटायरमेंट हो गया है, उनको दिया जाएगा, तो आजीवन दिया जाएगा, है ना। दूसरे जो होंगे जो काम कर रहे होंगे अभी भी और अच्छा काम कर रहे होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। और कुछ नए लोग होंगे, फ्रेशर होंगे, जो युवा होंगे, उनको क्या दिया जाएगा, राष्ट्रीय युवा भू पुरस्कार। बात समझ आई। हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार हर्ष कुमार वर्मा को ये पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। ये कहाँ के हैं, तो ये कोसमंदी ग्राम पलारी, बलौदा बाजार, पलारी पढ़े थे, तहसील, ये वहीं के हैं, ठीक है। वहाँ पर एक ग्राम है कोसमंदी, वहाँ पर हैं। इनके कौन से पद पे कार्यरत हैं, तो ये वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं, बिलासपुर में काम करते हैं ये, ठीक है। CSIR केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान बिलासपुर में ये कर्मचारी हैं, यहीं पर ये अपना शोध करते हैं, ठीक है। हैं बलौदा बाजार के, काम कहाँ पर करते हैं, बिलासपुर में करते हैं। और इनको खनन प्रौद्योगिकी, जिसमें नई विधियों से प्रौद्योगिकियों का विकास व अनुप्रयोग, अनुसंधान और विकास शामिल है, इसके लिए क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। यहाँ तक बात समझ आई। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है इस पूरे पैराग्राफ में, एक तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, हर्ष कुमार वर्मा, ये प्रदेश उनका वो जहाँ से हैं, जहाँ काम करते हैं, ठीक है। और एक खनन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनको क्या मिला है, भूवैज्ञानिक, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार। ये 4 इन्फॉर्मेशन हमको याद रखनी है इस पूरे पैराग्राफ में से। नाम याद होना चाहिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, किस लिए मिला है, क्या मिला है। बात समझ आई। ये इतना डिटेल लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको बताना है ना। पर हमारे को याद क्या करना है, जैसे आप बुक भी पढ़ते होंगे जनरली, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है, आपको पूरे पैराग्राफ नहीं रटने होते, ठीक है। उनमें से की पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है कि क्या पूछ सकता है मेरे से। यदि आपको ये समझ आ गया, ये करना आ गया, तो आपके लिए पढ़ाई आसान है ना। जैसे मैं पढ़ाते समय भी बड़े बड़े कई बार पैराग्राफ लिख देता हूँ, तो आपके लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बात समझ आ रहा है। पूरा पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं, उस पैराग्राफ में कुछ की पॉइंट होंगे जिससे क्वेश्चन बन सकता है, आपको वो याद रखने हैं। बात समझ आ रही है क्या, कहीं कोई कंफ्यूजन अभी तक? चलें आगे देखें, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 नई रेल लाइन परियोजना बनने वाली है, ये भी आपके एग्जाम तक के इम्पोर्टेंट रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रेल लाइन बनने वाली है। पहली कहाँ से कहाँ तक यदि पूछा जाए तो 2 है। जो पहली वाली है वो कोरबा से अंबिकापुर को जोड़ेगी, ठीक है। इधर से लाइन नहीं है अभी, एक रूट जाती है और वो रायगढ़ होते हुए जाती है, ठीक है, पीछे से। तो ये कोरबा से किसको जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, अंबिकापुर को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है, पहली रूट। दूसरी रूट है गढ़चिरौली, ये है आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। गढ़चिरौली से ये बीजापुर घुसेगी, बीजापुर मतलब बीजापुर जिला, है ना। और बीजापुर से होते हुए बचेली तक जाएगी। बचेली कहाँ है, दंतेवाड़ा। तो मतलब ये कहाँ तक जा रही है, महाराष्ट्र से दंतेवाड़ा जिला तक ये बनने वाली है। होगा क्या, इसको बनाने का रीज़न ये है कि जो अपने दंतेवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर आयरन ओर बहुत होता है ना, और सबसे बेस्ट किस्म का आयरन ओर हो रहा है। इस आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अभी तक ज़्यादा सुविधाएं नहीं है हमारे पास। बात समझ आ रही है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको महाराष्ट्र से जोड़ दे रहे हैं, गढ़चिरौली से, ठीक। यदि वहाँ तक चले गया तो आगे फिर रेल लाइन है, तो वहाँ से चले जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितनी लंबाई है, तो दोनों को मिला के, मतलब ये दोनों को मिलाकर कितनी है, 670 किलोमीटर। दोनों को मिला के बोल रहा हूँ ना, कोरबा अंबिकापुर और गढ़चिरौली से अपना बचेली तक का, ये दोनों रेल लाइन की यदि आप लंबाई को मिलाओगे तो कितना है,
670 मीटर इसका टोटल लंबाई हो, किलोमीटर सॉरी ना, 670 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई होगी। ठीक है, इसमें लागत कितनी आएगी तो 16 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आने वाली है टोटल इसको बनाने में, इस दोनों रेल लाइन को बनाने में। इसको अलग अलग करके भी देख सकते हैं हम कि गढ़चिरौली से जो बीजापुर होते हुए बचेली तक जाएगी ये 490 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और इसमें टोटल खर्च कितना होने वाला है 12 करोड़ 25 लाख का। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये दोनों फिगर और लास्ट के दोनों फिगर ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है तो 670। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि ये गढ़चिरौली से बचेली तक कितना है तो 490 किलोमीटर, और जो बचा हुआ 490 में से आप माइनस कर सकते हो, है ना, तो भी कितना आ जाएगा ये 180 किलोमीटर, है ना। ये किसका हो जाएगा, कोरबा से अंबिकापुर की लंबाई हो जाएगी। बात समझ है। इसी प्रकार 16 करोड़ 75 लाख रुपए ये टोटल है, 16 करोड़ है ना। तो इसमें से 12 करोड़ कहाँ लग गए, बचेली वाले में, और बचा हुआ जो 4 करोड़ 50 लाख है वो कहाँ पर लगेगा, कोरबा अंबिकापुर में। तो ये दो, पहले तो रूट याद रखना है कि दो रूट कहाँ कहाँ पे नई परियोजना बनने वाली है। तो पहला कोरबा से अंबिकापुर है और दूसरा कहाँ से है, गढ़चिरौली से बचेली तक बनने वाला, दंतेवाड़ा जिला तक बनने वाला है पहला। दूसरा टोटल लंबाई कितनी है तो 670 किलोमीटर है, जिसमें से 490 किसकी है तो भाई गढ़चिरौली से दंतेवाड़ा ज़्यादा दूर है, बचेली, हाँ तो उसका ज़्यादा होगा, तो 490 उसकी है और 180 किलोमीटर किसकी है, कोरबा से अंबिकापुर की। बात समझ है। तो ये आपके लिए अगला। ठीक है, आगे देखें। चलो, इसके बाद है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। कब होता है, 5 जून। ठीक है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इस अभियान की शुरुआत की थी कि एक पेड़ किसके नाम से लगाना है, माँ के नाम से लगाना है। अभी जो छत्तीसगढ़ में 17 जुलाई के आसपास से हम वन महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, इसी संबंध में क्या हुआ कि जो श्याम बिहारी जायसवाल हैं, ये हमारे मंत्री हैं, इनके पास लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है ना, चिकित्सा शिक्षा और 20 पॉइंट कार्यान्वयन ब्यूरो के ये मंत्री हैं, है ना, ये इनका डिपार्टमेंट है। तो ये क्या कर रहे थे इस अभियान के तहत, और मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, वन महोत्सव चल रहा है, तो ये पौधा लगाने में गए थे। ये तो ठीक थी यहाँ तक बात, है ना, ये करंट अफेयर्स का मुद्दा तब तक नहीं था, पर जिस विधि से ये पौधा लगाए, रोपित किए, ठीक है, टेक्निक्स जो यूज किए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो है आपकी मियावाकी पद्धति। ठीक है, ये एक जापानी पद्धति है, जापान में इस प्रकार से पौधे को उगाया जाता है। क्या होती है ये समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है कि घर के आसपास जो भी खाली पड़ा हुआ क्षेत्र रहता है, जैसे बैकयार्ड रहता है ना, घर के पीछे साइड खाली जगह हो, या तो कई लोग आजकल घर के सामने गार्डन बनाने लग गए हैं, तो ऐसे छोटे छोटे बागानों या जंगलों, इसको क्या कर दिया जाता है, जंगल या बागान में बदल दिया जाता है। छोटी जगह है तो उसको बागान बना दिया जाएगा, बहुत बड़ी जगह है तो उसको जंगल बना दिया जाएगा पेड़ लगाकर। ठीक है, इसके ये जो मियावाकी पद्धति है, इसके प्रणेता कौन है तो जापानी वनस्पति शास्त्री हैं अकीरा मियावाकी, इन्होंने इस टेक्निक को दिया हुआ है। बात समझ आ रहा है। तो घर के आसपास जो हम वृक्षारोपण करते हैं उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, मियावाकी टेक्निक। बात समझ आई। ये जो है छोटे छोटे जगहों पर मिनी फॉरेस्ट डेवलप करने की एक टेक्निक है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा वृक्षारोपण करने नहीं बोल रहा, जैसे आप आजकल जनरली घर में देखते होगे कि हम एक छोटा सा लॉन बनाते हैं, उसमें गार्डन वार्डन सेटअप कर देते हैं, कुछ पौधे लगा देते हैं, बीच में घास उगवा देते हैं, वैसा। तो ये उसी टेक्निक को बोलते हैं। तो इसलिए ये टेक्निक जो है ये आपके लिए रिलेवेंट हो गई, आपके लिए करंट अफेयर्स का मुद्दा बन गई। और इसका यूज़ कौन किया है छत्तीसगढ़ में, श्याम बिहारी जायसवाल। ठीक है, तो ये भी याद रहेगा। एक पेड़ एक माँ, कब से ये अभियान चल रहा है, 5 जून से। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये नारा दिए हैं, ये अभियान चालू किए हैं और उसी के तहत ये अभियान चालू है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आगे चलें। लाइट मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाने वाली है रायपुर में, है ना। लाइट मेट्रो ट्रेन जानते हैं क्या होती है? हाँ, लाइट मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये, तो रायपुर से दुर्ग तक चलने वाली है ये ट्रेन।
ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? रायपुर से दुर्ग तक चलने वाली है। वो रेल लाइन अलग थी, वो मेन रेल लाइन है जो हम अभी दो पढ़े, है ना। ये लाइट मेट्रो है। लाइट मेट्रो मतलब आप कभी देखे होंगे किसी बड़े शहर में, या टीवीज में देखे होंगे या मूवीज में देखे होंगे कि एक सड़क के किनारे से ट्रेन चलती हुई देखते हैं अपन, जो लोग जनरली क्रॉस करते हैं और फिर वो ट्रेन निकलती है ना। टॉय ट्रेन जैसी दिखती है वो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट मेट्रो ट्रेन। इसमें 3 से 4 बोगीज होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 400 लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट को इजी बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट प्रेशर को कम करने के लिए, जैसे अभी क्या होता है जनरली आदमी अपनी अपनी गाड़ियां लेके निकलता है तो जो जगह है वो ज़्यादा घिर जाती है। अब सोचो एक आदमी कार लेके निकला, हाँ, उसी जगह पर यदि आप चाहें तो 20 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, है ना, और सब अपनी अपनी कार लेके चल रहे हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? लाइट मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? रायपुर से दुर्ग तक चलेगी। इसमें क्या हुआ है, तो मॉस्को सरकार के मंत्री हैं, ये जनरली रसिया से हमारा MOU हो रहा है, ठीक है। रसिया ये हमको टेक्नोलॉजी ला के देगा जो कि रायपुर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, MOU हुआ है। तो रक्षा मंत्री, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले मंत्री हैं, इनका नाम है सरगेई चेरिमिन, ठीक है, सरगेई चेरिमिन। इनका जो रायपुर के मेयर हैं एजाज ढेबर, ठीक है, एजाज ढेबर का नाम सुने ही होंगे, रायपुर से मेयर हैं। ये अभी गए थे रसिया, और रसिया में ये किससे मिले? सरगेई चेरेमिन से मिले, और इन दोनों के बीच MOU हुआ है कि ये क्या करेंगे? रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन लगाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे रसिया में चलती है लाइट मेट्रो ट्रेन, ऐसे ही कैसे चलेगी? रायपुर में भी चलेगी, ठीक है। तो जनरली घूमने के लिए चलेगा ना, कि देख के आते हैं क्या होता है। याद रहेगा क्या? आगे देखें, समझ तो आ रहा है ना जो बता रहा हूँ? हाँ, चलिए। छत्तीसगढ़ के अभी 15 अगस्त हुआ था, हाँ, 15 अगस्त के दिन जो 25 पुलिस अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, ये नंबर ही आपके लिए केवल करंट अफेयर्स है, बाकी चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन इस लाइन में ये 25 पुलिस वालों को मिला है, ये याद रखना है। इनको पुलिस वीरता, विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी है, नंबर से याद रखने। टोटल कितने नंबर्स हैं? 25 हैं। 25 पुलिस वालों को मिला है ये, ठीक है, जिनमें से कुछ लोगों को पुलिस वीरता मिला है, कुछ लोगों को विशिष्ट सेवा के लिए मिला है, और कुछ लोगों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब नेक्स्ट टाइम होगा ना, अब गणतंत्र दिवस होगा 2025 में, तब इनको वहाँ पर दिल्ली में सम्मान मिलेगा। अभी इनके नाम की घोषणा हुई है, ठीक है। तो ये जनरली सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारी हैं। ये टोटल जो नंबर है जब जिनको मिलने वाला है दिल्ली में, वो 103 है, जिनमें 25 जो है वो कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को वीरता पदक, विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह पदक उनके उत्कृष्ट सेवा समर्पण को मान्यता देने के लिए मिल रहा है। बात समझ आया क्या? ये नंबर हमको याद रखना है कि कितने लोगों को मिला है। छत्तीसगढ़ के 25 लोगों को मिला है। इसमें से ज़्यादा आप विशिष्ट सेवा के लिए किसको मिला है ये याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक ही नाम है। कभी भी आपसे नाम वही पूछा जाता है जो आप याद कर पाए। आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाएगी कि आप जहाँ पर 15 लोगों को मिला है या 9 लोगों को मिला है उन सबके नाम याद रख पाए, ठीक है। ऐसा पुलिस वो भी नहीं चाहेगा, PSC भी नहीं चाहेगा। बाई चांस ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाता है तो उसको छोड़ देना। बात समझ आया क्या? टोटल नंबर आप याद कर सकते हो कि कितने पुलिस वालों को मिल रहा है। और ये जो विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिल रहा है, ये किसको मिल रहा है? तो ये किसको मिल रहा है? श्री आनंद सिंह रावत। ये सहायक सेनानी हैं, PTC बोरगांव में पोस्टेड है। याद रहेगा क्या? हाँ, तो केवल इनका नाम याद रखना है। बाकी आपके लिए इस PPT में सभी नाम हैं, जिनको जिनको मिल रहा है सभी के नाम दिए गए हैं, पर ये केवल पढ़ने के लिए है, आप इसको रटने के पीछे नहीं पड़े रहेंगे। बात समझ आ रहा है क्या? यह जानकारी दिखाने के लिए तो है कि हाँ इतने लोगों को मिला है, कि एक को विशिष्ट सेवा के लिए मिला है इसी में से, है ना, और बाकी हम देखते हैं 9 लोग थे क्या यहाँ पर? हाँ, सराहनीय सेवा के लिए जो पदक मिला है वो 9 लोगों को मिला है, और
अंतिम में आपका जो पुलिस वीरता पदक है वो 15 लोगों को मिला है। तो ये फिगर आपको याद रखना है कि पुलिस वीरता पदक कितने लोगों को मिला है, तो 15 लोगों को मिला है ना। विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक कितने लोगों को मिला है, 1 जन को मिला है। सराहनीय सेवा के लिए पदक कितने लोगों को मिला है, तो 9 लोगों को मिला है। ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन याद रखोगे, मतलब 4 इन्फॉर्मेशन यहाँ से मोटा मोटा याद रखना है आपको, 5 कह लो। एक तो टोटल नंबर, और फिर इसको कैटेगरी वाइज, क्योंकि 3 कैटेगरीज में मिल रहा है, तो तीनों कैटेगरीज में कितने कितने लोगों को मिला, तो 1, 9 और 15, है ना। 1, 9 और 15, और एक नाम याद रखना है आनंद सिंह रावत का। ठीक है, क्योंकि इनको किसके लिए मिला है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा रहा है। याद रहेगा, यहाँ तक कोई परेशानी? ये आपका ये वाला टॉपिक था। आगे देखते हैं अंतिम टॉपिक, है ना। ये है जसपुर जिले के एएनएम व मितानिन को दिल्ली में सम्मानित किया गया है। मितानिन समझते हैं ना? हाँ, क्या करते हैं, इनका योगदान क्या है, तो ये विषम परिस्थिति में जो आम जन थे उनको स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाने के लिए, मतलब ये जनरली इनका काम ही यही होता है कि ये जो लोग अभी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो यदि छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है तो वो मितानिन उनको जाके क्या कर देती है, दवाई ववाई पहुंचा देती है। जनरली जो ये जो क्षेत्र है जहाँ से ये लोग आ रहे हैं, जसपुर जिला, इसके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं ये वहाँ पर ज़्यादा काम कर रही हैं, है ना। विषम परिस्थिति वहीं पर होगी जहाँ जो कि कार्यालय से दूर हो, जो हेडक्वार्टर है वहाँ से जो चीज़ें दूर होंगी, वहाँ पे सुविधाओं का अभाव होगा, तो उस क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, लोगों तक सुविधाएं पहुँचाई हैं, जो भी चिकित्सीय सुविधा होती है, मेडिकल्स, है ना, वो उनको पहुँचाने में इन्होंने सहायता किया है। तो ये इनको क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर पाकर गांव विकासखंड पत्थल गांव में कार्यरत 2 नाम हैं। पहला है श्रीमती निगमा लांबा। पहला नाम क्या है, निगमा लांबा। ये नाम याद होना ही चाहिए। 2 चीज़ याद होनी चाहिए, पहला कि ये जसपुर से हैं। आप ये उद्देश्य या योगदान नहीं याद रखोगे तो चलेगा, है ना। लेकिन मितानिन 2 हैं जिनको दिल्ली में पुरस्कार मिल रहा है, तो वो कौन कौन हैं और कहाँ से हैं वो। तो पहली चीज़ कि वो जसपुर से हैं, और पहली महिला का नाम क्या है, श्रीमती निगमा लांबा, और दूसरे का नाम क्या है, ये पंडर पानी की हैं। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है। ये जो महिला है वो कहाँ की है, पंडर पानी, और दूसरी जो मितानिन है उसका नाम क्या है, अमीसा बाई। हाँ, नर्स से नीचे होते हैं। हाँ, मितानिन से ऊपर होते हैं ये, और नर्स से नीचे होते हैं, मितानिन उनके भी नीचे होती है। बात समझ आए। ये एएनएम होते हैं ना, जो वो पूरे तरीके से नर्स नहीं होते, एक कोर्स होता है, उसके तहत वो जनरली इंजेक्शन जो लगाना होता है वो वाला। बात समझ, मतलब जनरल जो मेडिसिन होती है वो दे सकते हैं। कुछ होता है ना, जैसे आप यदि गांव में रहोगे तो बांटने आते हैं, या तो मितानिन बांटती है या तो ये लोग बांटते हैं। हाँ, जहाँ छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे एएनएम देखने को, नर्स थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है उससे। ठीक है, ये अलग कोर्स है, नर्सिंग अलग कोर्स है, एएनएम का कोर्स अलग होता है, नर्सिंग का कोर्स अलग होता है। नर्सिंग पूरी पढ़ाई है, डिग्री है, ये डिप्लोमा जैसा है एएनएम। बात समझे। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, निगमा लांबा और अमीसा बाई का, और ये कहाँ से हैं, जसपुर जिले से हैं। इन दोनों की आप फोटोज देख सकते हैं। ठीक है, ये नर्स टाइप दिख रही है और ये मितानिन टाइप दिख रही है ना। तो ये दोनों को पुरस्कार दिया गया दिल्ली में। हाँ, क्योंकि दिल्ली में मिला है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज इस वीक का करंट अफेयर्स इतना ही था। ये आप नोट करके रखें। नोट नहीं कर रहे हैं, देखो नोट करने से फ़ायदा क्या है कि आप लिखोगे तो आपको रटना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, है ना। काम चोरी करना है कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि आप पीडीएफ ले जाके घर में रख दोगे और फिर वो कब पढ़ा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है ना। तो अच्छा है कि आप क्लास में ही नोट्स बना लें। आपको जो नोट्स मिलेंगे उसका आप यूटिलाइज करें, ठीक है ना। कभी आपको कहीं लेके जाना है तो आप अपनी कॉपी नहीं लेके जा सकते, तो आप वो नोट्स कैरी कर सकते हैं, पर हाँ आप अपने हाथ से लिखें ताकि आपका रिवीजन हो बार बार, है ना। क्लास में तो बता ही रहा हूँ, साथ में यदि आप हाथ से लिख के उसको नोट करते हो तो कुछ ना कुछ आपके माइंड पे उसी समय चले जाएगा,
और एक आध बार रिवीजन कर लिए तो वो उस वीक का पूरा करंट अफेयर्स आपको 5 से 7 लाइन में तैयार हो जाएगा। और अपने को करना भी यही है, ठीक है। यदि एक सप्ताह का 7 लाइन याद कर रहे हो मतलब एक महीने का 30 लाइन, 6 महीने का, समझ रहे हो बात। तो इसलिए है ना, अब 120 पेज का आप 120 लाइन का सॉरी वो बना के जाओगे करंट अफेयर्स तो आसानी से हो जाएगा ना भाई, नहीं समझ रहे हो, इसलिए याद रहेगा। तो ये करंट अफेयर्स पढ़ना है क्या, अभी और पढ़ना है? हाँ चलो कल पढ़ लेना जनजाति, कल से कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर सैटरडे को आपका करंट अफेयर्स हो। ये भी कोशिश रहेगी कि क्लास डिस्टर्ब ना हो, क्लास हो जाए। आज तो थोड़ा ज़्यादा देर हो गया था, ज्ञानेश सर बहुत देर तक पढ़ाए हैं आपको, है ना, और समय भी कम था तो करंट अफेयर्स पढ़ा दिया, नहीं तो इसकी क्लास अलग से ही लगी होती। ठीक है, तो अगली जब क्लास लगेगी नेक्स्ट वीक पे तो आपको करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही, साथ में क्लास भी कंटिन्यू रहेगी। तो अभी तक जितना पढ़ें वो पढ़ के रखना, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में अपन जनजाति पढ़ने आएंगे तो थोड़ा तेज पढ़ेंगे। तेज का मतलब कि जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है, समय कम है, फरवरी में एग्ज़ाम है ना। तो थोड़ा तेज चलेंगे तो आप अपने तरफ से प्रिपरेशन करके आइए, ताकि क्लास में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।